गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्लाइड से, जिसमें बताया गया है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री की इकनॉमी मजबूत होने के लिए उसका बैकबोन क्या है कि उसका जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और फाइनेंशियल सेक्टर कब स्ट्रॉन्ग होगा? जब आपका जो मनी है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में यूज़ होगा। और मनी सर्कुलेट कैसे होगा? जब हम अपना जो मनी है उसको बैंक्स में या स्टॉक मार्केट में रोटेट करें। मान लीजिए अगर सभी लोग या देश की अधिकतर जनता जितने भी पैसे कमाती हैं, जितने भी पैसे हैं, उसको अपनी अलमारी में बस जोड़ जोड़ के रखे या मान लीजिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, तो क्या होगा? ये गोल्ड जो आपने बाहर ख़रीद लिया है वो तो आपकी अलमारी में या आपके बैंक के लॉकर में एक पड़ा रहेगा। उससे कुछ और आगे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ तो नहीं हो पाएंगी, ना ही ये गोल्ड बार किसी को लोन में देने में मदद आएगा। तो इसको, ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? डेड इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपने एक बार इनमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो बस ये गोल्ड बार आपके बैंक के लॉकर में जाके पड़ा रहेगा, कुछ आगे फर्दर प्रोडक्शन में काम नहीं आएगा। वेयर एज अगर आप आपका मनी बैंक्स में एज एफडी डिपॉजिट कराते हैं या सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इससे क्या हो रहा है? मान लीजिए अगर आपने अपने पैसे बैंक में एफडी के थ्रू डिपॉजिट करा दिए, तो बैंक्स इसी पैसों को यूज़ करके ही तो आगे लोन क्रिएट करते हैं, लोन एक्सटेंड करते हैं टू कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल्स या जिसको भी लोन चाहिए। उससे क्या हो रहा है? और वो इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट्स उससे अपने नई बिजनेस फैक्ट्रीज डालते हैं या कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, तो इससे क्या होता है? देश का विकास होता है, देश की जीडीपी बढ़ती है। और यही अगर आप गोल्ड को अपने मनी को डेड इन्वेस्टमेंट में डाल दें तो इससे देश का कोई भी आर्थिक विकास नहीं होता है। तो ये तो मैंने बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर कैसे वर्क करता है और फाइनेंशियल सेक्टर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कंट्री की इकनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब चलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे। तो अगर आप इसके नाम से ही मतलब समझ पा रहे हो, तो एक्सचेंज पे ट्रेड होने वाले फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब फंड्स क्या है? मतलब कुछ लोगों ने इसमें पैसे डाले होंगे तभी तो इसका नाम दिया गया फंड्स। तो ऐसे फंड्स जो किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड होते हों। अब एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज़ अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ दैट ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज जस्ट लाइक स्टॉक। जैसे कि हमारे शेयर्स ट्रेड होते हैं, हमारे जो बीएसई है या एनएसई है उस पर ट्रेड होते हैं, ऐसे ही जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं इसमें बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है। इसको अब ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए जैसे एक रिलायंस का शेयर है, तो जब आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं तो आप उसी शेयर के ओनर बनेंगे ना। या अगर आप मान लीजिए एचडीएफसी का शेयर खरीद लेते हैं तो आप हाल फिलहाल ओनर बन जाते हैं एचडीएफसी के उतने पार्ट के जितने आपने उसके शेयर्स खरीदे। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है? बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है। मान लीजिए कि आपने बैंक से रिलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट किया, तो इसमें जो बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ मतलब एक बास्केट में बहुत सारी अनेक प्रकार की सिक्योरिटीज़ होंगी। जैसे कि आपने किसी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट किया जो कि बैंक की सिक्योरिटीज़ में डील करता है, तो मान लीजिए इस बास्केट में किस किस के शेयर्स होंगे? पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, येस बैंक। अब वो कितने भी शेयर्स की सिक्योरिटी हो सकती है। मान लीजिए अभी ये 4 शेयर्स हमने ले लेते हैं। एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट ट्रेड ऑन एक्सचेंज जस्ट लाइक स्टॉक. It reflects the composition of an index like BSE Sensex and its trading value is based on the net asset value of the underlying stocks. तो इस केस में जो हमने एक ट्रेड फंड बनाया था बैंक के स्टॉक्स के ऊपर, तो जो हमारा जो ट्रेड फंड का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? इन 4 बैंक के शेयर प्राइजेस पे, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? नेट असेट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक्स। और इस केस में अंडरलाइंग स्टॉक्स क्या थे? ये 4 शेयर्स। ETF शेयर प्राइस फ्लक्चुएट ऑल डे एज इट इज़ बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। अब पूरे दिन क्योंकि ये ट्रेड हो रहे हैं
स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो इसकी पूरे दिन वैल्यू फ्लक्चुएट करती है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, जिनकी वैल्यू रोज और डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट नहीं होती है. An ETF can own hundreds or thousands of stocks across various industry, और it could be isolated to one particular industry. अब मान लीजिए आपको एक बास्केट बनाई, तो इस बास्केट में तो हमने देखा था सिर्फ बैंक से रिलेटेड स्टॉक्स है. अब मैंने दूसरी बास्केट बनाई, इसमें कुछ स्टॉक्स पावर सेक्टर से हैं, कुछ स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से हैं, कुछ स्टॉक मेडिकल या फार्मा सेक्टर के हैं. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही सेक्टर के स्टॉक्स होंगे. कोई भी मतलब आप कितनी भी अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को लेके एक ट्रेड फंड बना सकते हो. एक बात ध्यान रखनी है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमेशा ट्रेड किए जाते हैं किसी ना किसी एक्सचेंज पे, तभी इन्हें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं. और ये बात ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ स्टॉक्स हो, हम इसमें बॉन्ड्स भी हो सकती हैं, इसमें इंडेक्सेस भी हो सकते हैं, और इसमें कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं. इसको अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक बास्केट बनानी है. अब वो हो सकती है किसी शेयर्स की, बॉन्ड्स की, कमोडिटीज़ की और इंडेक्सेस की. ठीक है, तो यूजुअली हम किस किस की बास्केट्स बनाते हैं, जैसे कि बॉन्ड की बना दी. तो फिर अगर हमारा जो ट्रेड फंड है वो अगर बॉन्ड से रिलेटेड है, तो उसमें जितने भी सिक्योरिटीज़ आएंगी वो बॉन्ड्स होंगे, उसमें शेयर्स नहीं होंगे. बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, जब भी देखिए एक कंपनी को अगर मनी रेज़ करना है तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक तो होता है वो शेयर इशू करे और दूसरा होता है बॉन्ड. ठीक है, अगर वो शेयर्स इशू करती है तो मतलब वो अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर रही है. और बॉन्ड इज़ व्हाट, एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी लेती है. वो आम जनता से अगर वो लोन लेगी तो बदले में उसको अपने बॉन्ड पेपर देने पड़ेंगे कि मैंने 100% को इतने परसेंट से लोन लिया है और ये प्रिंसिपल अमाउंट था, और मैं 100 डेट को सारे अमाउंट रिफ़ंड कर दूंगा. तो ये क्या हो गया, बॉन्ड एक तरीका हो गया लोन रेज करने का कंपनीज के लिए. तो ये जो बॉन्ड ट्रेडेड फंड होगा, इसमें सारी बॉन्ड वाली सिक्योरिटीज़ होंगी. स्टॉक्स मैं आपको समझा चुकी हूँ. फॉरेन करेंसीज, ऑयल फ्यूचर्स, गोल्ड बार्स, इन सब से रिलेटेड आप आपकी जो सिक्योरिटी बास्केट है वो बना सकते हैं. चलते हैं कि किस टाइप के ETFs इंडिया में अवेलेबल है, हम किस किस चीज़ों से रिलेटेड हम बास्केट बना सकते हैं. फर्स्ट इज इक्विटी, मैंने आपको समझाया, वो किसी भी सेक्टर से रिलेटेड हो सकती है, वन पर्टिकुलर सेक्टर और या फिर बहुत सारे सेक्टर्स से मिला के. डेट जो कि हो गया, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़ हो गई. कमोडिटीज़ में क्या क्या आता है, फॉर एन एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर. नेक्स्ट इज़ ओवरसीज़ इक्विटी, मतलब क्रॉस बॉर्डर जो इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में इक्विटी शेयर्स जो ट्रेड होते हैं उनसे रिलेटेड भी, उन शेयर्स से रिलेटेड भी आप अपनी बास्केट बना सकते हैं. सो यही 4 तरीके के सिक्योरिटीज़ हैं जिनसे आप अपनी बास्केट बना सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंजेस पे. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अपन जो यहाँ पे फॉरेन करेंसी है उससे रिलेटेड बास्केट नहीं बना सकते. जो ये नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट स्लाइड है, बेनिफिट्स ऑफ ETF. क्या फ़ायदे हैं ETF में अपने फंड्स इन्वेस्ट करने के. फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. ये सबसे मेजर बेनिफिट है ETF में फंड्स इन्वेस्ट करने का. फॉर एन एग्जांपल देखिए, आपके पास अगर 10,000 रुपीज़ है तो इससे आप किसी एक कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा 2 कंपनीज़ के शेयर खरीदेंगे, राइट. मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए और आपने टाटा के शेयर खरीद लिए. अब इतने तो पैसे हैं नहीं कि आप इनके बहुत ज़्यादा शेयर्स उठा सके, और आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपके सारे फंड्स की वैल्यू इन 2 शेयर प्राइजेस पे ही डिपेंड करेगी, ये ऊपर या ये नीचे जाएंगे. तो अगर इसी की जगह आप अपने 10,000 रुपीज़ को एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज़ या एक बास्केट जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका रिस्क बहुत डाइवर्सिफाई हो जाएगा. कैसे? रिस्क बहुत कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा होगा, कुछ जैसे मान लीजिए इसमें 6 शेयर्स हैं, ठीक है, कुछ शेयर प्राइजेस ऊपर जाएंगे, मान लीजिए एक नीचे भी चला गया तो बाकी तो सब ऊपर थे, या 4 ऊपर, 4 का आज का जो स्टॉक प्राइस है वो ऊपर है, 2 नीचे, तो भी आप प्लस में ही हैं. क्यों? क्योंकि
4 का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर है, तो आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। रादर देन पहले क्या हो रहा था, आपका रिस्क सारा इन 2 कंपनीज़ के शेयर प्राइस पे ही रिलेटेड था। अब आपने क्या किया, आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया ये 6 स्टॉक्स के बीच में। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, कैसे, क्योंकि आप कभी भी एक्सचेंज पे किसी भी टाइम इसको ट्रेड करके अपने पैसे वापस रिकवर कर सकते हैं। प्रॉफिट होगा लॉस ये बात अलग है, लेकिन लिक्विडिटी ये बहुत 100% प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसको आप एनी टाइम जाके एक्सचेंज पे बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। आपको लिक्विडिटी चाहिए तो डेफिनेटली आप बेचेंगे। सो इट प्रोवाइड्स यू 100% लिक्विडिटी। थर्ड पॉइंट, एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट्स। अब आपके पास मान लीजिए 5,000 हैं, 10,000 हैं, तो भी आप फंड्स खरीद सकते हैं एज़ कम्पेयर टू, मान लीजिए अगर आपको MRF या श्री सीमेंट लिमिटेड के शेयर्स खरीदने हैं, तो अगर आप आज की तारीख में देखें तो MRF का शेयर समवेयर अराउंड 59,000 पर शेयर है, और श्री सीमेंट का जो शेयर है, एक शेयर 19,000 लगभग का शेयर है। तो इतने पैसे आपको मिनिमम अरेंज करने पड़ेंगे MRF का एक शेयर खरीदने के लिए। और यही अगर आप इसको, अगर हमने MRF के शेयर से एक बास्केट है जिसमें MRF का भी शेयर है, तो आप बहुत लिमिटेड अमाउंट से या सेविंग से इस फंड को ख़रीद सकते हैं, रादर देन कि आप 59,000 रुपीज़ पहले अरेंज करें टू बाय 1 स्टॉक ऑफ MRF। तो इससे क्या फ़ायदा होता है ETF से कि आपके पास इट प्रोवाइड्स यू एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट्स। बहुत छोटी सेविंग से भी आप फंड्स खरीद सकते हैं। सिंप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत सिंपल है ट्रांजैक्शन करना, कोई इसमें आपको किसी फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। बस आप जाके किसी से कंसल्ट करके कि कौन से अच्छे फ़ंड हैं, उनके नाम पता कर सकते हैं, गूगल पे भी पता कर सकते हैं, और जाके वो फ़ंड एक बार में खरीद सकते हैं। रादर देन अगर आप इंडिविजुअली शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो शेयर प्राइस है वो अचानक नीचे तो नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है तो ऐसा कौन सा सही टाइम है कि हम बेच दें और एग्ज़िट कर दें मार्केट से। इसमें तो आपके फंड्स और आपका अमाउंट सेव रहता है, क्योंकि ये एकदम से ही पूरा, इवन इफ़ मार्केट क्रैश हो जाए तो फ़ंड की वैल्यू एकदम ज़ीरो नहीं हो जाती, क्योंकि कुछ स्टॉक्स इसमें फिर भी ऐसे होते हैं जो मार्केट गिरने पे भी अपवर्ड पोजीशन में ही होते हैं, मतलब उनका प्राइस तब भी नीचे नहीं गिरता। तो इस वजह से इसमें सिंप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन भी रहती है। सो ये 4 मेजर पॉइंट्स थे जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अगर आप अपने पैसे ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो लास्ट पॉइंट है भारत 22 ETF। ये आजकल बहुत न्यूज़ में है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको अपडेट कर दूं। तो भारत 22 ETF क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और इसमें जैसे कि ये फिगर बता रहा है, इसमें 22 गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज़ के शेयर्स है, और ये ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज़ है जिसमें गवर्नमेंट प्लान कर रही है आने वाले समय में डिसइन्वेस्टमेंट करने का, मतलब अपने जो शेयर्स हैं उसको इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर या आम जनता के हाथ में देने की सोच रही है। सो भारत 22 इज़ एन ETF, और इसमें जो इन्होंने बास्केट बनाई है उसमें 22 कंपनी के शेयर्स होंगे, और वो कौन सी कंपनीज होंगी? वो सारी होंगी CPSE, दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और ये जो बास्केट है इसमें 6 सेक्टर्स से सिक्योरिटीज़ आएंगी, और वो 6 सेक्टर्स कौन से हैं? बेसिक मटेरियल्स, एनर्जी, फाइनेंस, FMCG, इंडस्ट्रीज़ एंड यूटिलिटीज़। तो इन 6 सेक्टर्स से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड स्टॉक्स होंगे, और टोटल स्टॉक्स कितने होंगे? 22 अलग अलग कंपनी के इसमें स्टॉक होंगे। ये किसके द्वारा बनाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया स्टॉक है। और क्यों बनाया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है कुछ कंपनीज़ में, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि हम क्यों ना एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाएं और इस तरीके से अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कैरी ऑन करें। तो जैसे कि आप ये पढ़ भी सकते हैं, एक छोटा सा न्यूज़ क्लिप मैंने इसमें डाला है, पावर ऑफ 22, ये द न्यू ETF इज़ अनदर टूल टू रेज 72,500 करोड़ बजटेड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का इतना ये
टारगेट है कि इतने पैसे हमने रेज़ करने हैं थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का। और इसमें कंपनीज़ मैंने आपको बताई ही हैं कौन से कहाँ से आएंगी, और कुछ कंपनीज़ के नाम भी दिए गए जैसे ONGC, IOC, PPCL, ये कौन से सेक्टर से हो गई, एनर्जी सेक्टर से हो गई। FMCG से ये जो था यहाँ से ITC को ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल्स जो ये था, ये अलग अलग आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। ऐसे फंड्स जिनको हम एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं। और ये फंड्स कैसे बनते हैं, इसमें हम अलग अलग कंपनी की सिक्योरिटीज़ या बॉन्ड्स या कमोडिटीज़ लेते हैं, और इस फंड की वैल्यू उन शेयर्स या स्टॉक प्राइजेस पे या कमोडिटी प्राइजेस पे डिपेंड करती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के फ़ायदे भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। सिंप्लिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, ये इसके कुछ मेजर फ़ायदे हैं। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और गवर्नमेंट का जो अपकमिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो है भारत 22 ETF। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। एक बार फिर से आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। कीप वाइजिंग, स्टे फिट, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।